नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। चारधाम यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं श्रद्धालु। अब तक यात्रा को लेकर 2.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। करीबन 2.5 लाख पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2 महीने तक लगातार जो मार्ग हैं यात्रा के वो भरे रहेंगे। श्रद्धालुओं से भीड़ उमड़ी रहेगी। लोग वहां पर पहुंचेंगे, दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। बहुत लंबे समय के बाद में ये वक्त आया है जब श्रद्धालु ये यात्रा करेंगे, तो इसीलिए बेहद उत्साहित भी है। जो श्रद्धालु हैं वो बहुत उत्साहित हैं। रजिस्ट्रेशन इसका पहले ही हो चुका है। लोग जो भी यात्रा करना चाहते थे वो अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं और 2 महीने तक अब ये जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं से यात्रा का जो रास्ता है वो पूरी तरह से भरा रहेगा। और इसी में आपको बता दें कि केदारनाथ की बात करें तो 91,161 पंजीकरण हो चुके हैं। बद्रीनाथ के अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 69,974 पंजीकरण हो चुके हैं। यमुनोत्री में 44,951। गंगोत्री की बात करते हैं तो 44,127 यात्री ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने उत्साहित हैं इस यात्रा के लिए। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि लंबे वक्त के बाद में जब कोरोना के बाद में ये स्थिति सामान्य हुई उसके बाद यात्रा चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और अब इसी में पंजीकरण पहले ही लोग करा चुके हैं। अब यात्रा होगी तो इसके लिए जो उत्तराखंड है वो भी पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, लोग वहां पर पहुंचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन लोग पहले ही करा चुके हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखा जा रहा है। पंजीकरण यात्रियों का पहले ही हो चुका है। 2 महीने तक जो मार्ग हैं वो कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से भरे रहेंगे। लोगों में, श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि पहले ही इस बात का ऐलान हो चुका था, कहा जा चुका था कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं चारधाम के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उसकी अंतिम तारीख भी बताई गई थी। उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीकरण कराया और लंबे वक्त के बाद में इसलिए भी ज़्यादा उत्साह है लोगों में जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो अब लोग जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए, यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे और इसके लिए वो बहुत उत्साहित हैं। पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ में 91,000 के आसपास लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और बद्रीनाथ में भी 69,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना पंजीकरण इस यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए करवा चुके हैं। यमुनोत्री में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको बता दें कि 4 धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पहले ही हो चुका है और उत्तराखंड भी इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि जाहिर बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे तो वहाँ पर व्यवस्थाएं भी होनी लाजमी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यवस्थाएँ हैं वो होनी चाहिए। अभय कैंतुरा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता। अभय, देहरादून में अब जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उत्साह तो श्रद्धालुओं में है ही, लेकिन कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के बाद में ये शुरू हो रही है तो ज़्यादा उत्साहित हैं लोग। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है, यात्रियों के जो जत्थे के रवाना होने की जो शुरुआत है वो आज से यहाँ पर हो गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश से जो चारधाम के जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी आज रवानगी यहाँ पर कर दी गई है। राज्यसभा के जो सांसद थे नरेश बंसल, उनकी तरफ से इस रवानगी को, यानी जो श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था था उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये कह सकते हैं कि पूरे, यानी चारों धामों को अगर मिलाया जाए तो चारों धामों में 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। अगर अकेले केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो 91,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक केदारनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी प्रकार से लगभग 70,000 के करीब बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगभग 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुके हैं। तो ये समझ रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन किस तरह से तैयार है उत्तराखंड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ेगी तो व्यवस्थाएं भी जाहिर बात है कि होनी चाहिए। तो किस तरह तैयार है इन श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड?
बिल्कुल उत्तराखंड पूरी तरीके से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है और तो यात्रियों के स्वागत करने की तैयारी अपनी कर चुका है। चाहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, या फिर पर्यटन विकास परिषद हो, या फिर यात्रा से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, वो सभी लोग अपने श्रद्धालुओं के आने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और आज ये कह सकते हैं कि लगभग 1200 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को आज हरी झंडी दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है, जिनका पहला जत्था बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए यहाँ से रवाना हो गया। हरिद्वार और ऋषिकेश से रवानगी हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक का दिखाया, तो उससे समझा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो पर्यटन उद्योग है वो वापस आने वाले दिनों में इसी यात्रा के चलते पटरी पर लौट आएगा और फिर उत्तराखंड के जो चेहरे होंगे वो खिले हुए नजर आएंगे। सरकार ने तैयारियों को लेकर दावे बहुत सारे यहाँ पर करे हैं, चाहे पर्यटन विभाग हो या फिर पर्यटन विकास परिषद हो, दोनों की तरफ से यात्रा को लेकर दावे बहुत सारे यहाँ पर किए गए। खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं कि जो यात्री यहाँ पर आए उनसे ससम्मान बात वहाँ पर की जाए, उनकी जो परेशानियाँ है उसका तत्काल समाधान वहाँ पर किया जाए। अधिकारियों को फोन उठाने के लिए कहा गया है। किसी भी प्रकार से श्रद्धालु अगर जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं उनको अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो फिर अधिकारियों को 24 घंटे अपने फोन पर उपलब्धता रहनी होगी ताकि उनकी जो परेशानियां वो समाप्त यहाँ पर हो सके। तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड तो तैयार है, लेकिन चुनौतियां किस रूप में आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगी, उससे किस प्रकार से सरकार और प्रशासन निपट पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन से जो उत्साह देखने को मिल रहा है उसको लेकर उत्तराखंड का हर वासी यहाँ पर गदगद महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन से अब साफ पता चलता है कि इस बार बहुत भीड़ उमड़ने वाली है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में उत्साह है और वहां पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, तो इसी को लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद में, कोरोना के बाद में कहा जा सकता है कि ये यात्रा शुरू होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबरें आपको बता दें कि गंगोत्री के कपाट 3 मई को सुबह 11:15 पर खुल जाएंगे। तो गंगोत्री के कपाट का जो समय है वो 11:15 का है, जब 3 मई को सुबह 11:15 के आसपास वो खुलेंगे। यमुनोत्री का भी समय है, जब 12:15 पर उसके कपाट खुल जाएंगे। 3 मई को दोपहर के समय 12:15 पर कपाट खुलेंगे यमुनोत्री के। केदारनाथ के बाद में आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुलेंगे, जो कि सुबह समय रखा गया है उसका भी, वो सुबह का समय है 6:25, जब केदारनाथ के कपाट 6 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलने जा रहे हैं, सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और हेमकुंड साहिब के कपाट आपको बता दें 22 मई को खुलेंगे। तो एक तरफ यात्रा, इसके लिए बेहद ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ कपाट किस वक्त खुलेंगे इसका भी समय रखा गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आज से शुरू हो गया है। अब सुबह से ही लगभग 600 से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जो चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करके निकलना शुरू हो गए हैं और यात्रा टर्मिनल पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी जो संख्या है उस संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह है और भारी संख्या में यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और इस संख्या को देखते हुए ही आपको बता दें लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। उत्साह इतना है लोगों का चारधाम यात्रा को लेकर के कि ज्यादा भीड़ उमड़ेगी और फिर उत्तराखंड उसी चेहरे में नजर आएगा जैसे पहले था, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अब ऋषिकेश में यानी कहा जा सकता है कि रौनक फिर से लौटेगी। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उससे यही लगता है कि ज्यादा लोग उत्साहित हैं, बहुत लंबे समय के बाद में अब लौट रहे हैं, वो यात्रा करेंगे तो उत्साह में भी कहीं ना कहीं उत्साहित भी लोग देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ यात्री भी बहुत ज्यादा वहां पर उमड़ेंगे, भीड़ उमड़ेगी और उत्तराखंड फिर अपने उसी फेज में सामने आएगा जैसे वो पहले था। व्यवस्था की है, जगह जगह पर शौचालय, मंत्रालय और अस्पतालों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों की व्यवस्था की है, रुकने की व्यवस्थाएं की है, सब प्रकार की जो व्यवस्थाएं आवश्यक है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी सब ध्यान रखें।
वहीं उत्तराखंड दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई का तारीख है जब 3 मई को उत्तराखंड सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का, जब सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तराखंड। आपको बता दें यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा करेंगे, साथ ही साथ अपनी माता से भी मिलेंगे। यमकेश्वर के बाद में अपनी मां से मिलने वो पंचूर गांव भी पहुंचेंगे, यानी कि वहां पर पहुंचकर बहुत से कार्य हैं जिनमें उनको शिरकत करनी है, कार्यक्रम भी होंगे, कॉलेज का भी दौरा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 मई का जो तारीख है, 5 मई को हरिद्वार दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी इसी खबर पर हमारे साथ देंगे अभय कैंतुरा, संवाददाता। अभय, उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ वो शामिल होंगे? क्या विशेष कार्यक्रम भी कुछ है जब वो पहुंचेंगे वहां पर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा कल से यहाँ पर उत्तराखंड का शुरू हो रहा है, जिसमें वो कल 3 मई को उत्तराखंड में यहाँ पर पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो ऑफिशियली जो अभी तक के जो 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित हो चुके हैं। एक बाबा गोरखनाथ जो विश्वविद्यालय है यमकेश्वर में, वहाँ पर जो मूर्ति का जो अनावरण होना है उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और दूसरा जो मुख्य जो उनका कार्यक्रम है हरिद्वार में जो होटल अलकनंदा है जो उत्तर प्रदेश नगर निर्माण निगम का, उसका जो लोकार्पण होना है उस कार्यक्रम में वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनके कई और ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके अभी तक आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उन कार्यक्रमों से उनका जो राज्य के प्रति जो लगाव है, उनका जो पारंपरिक है, वो चीज़ें वहाँ पर झलकने को देखने को मिलेगी। उनका पैतृक जो गाँव है उस पैतृक गाँव जाने का उनका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड को छोड़ के गोरखपुर पहुँचे थे और वहाँ पर योगी का उन्होंने संन्यास लेना मन बनाया था, तब से लेकर अब तक उनकी लगातार उत्तराखंड में आने की चर्चाएं थी कि उत्तराखंड आएंगे, अपने घर वापस आएंगे। और जो उनका अभी तक का जो स्तर रहा है उत्तराखंड के प्रति, उसमें कह सकते हैं कि उनके इस कार्यक्रम से वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोगों को इंतजार है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या कुछ वो अपने साथ उत्तराखंड के लिए लेकर आते हैं, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ सौगातें देकर जाते हैं, किस तरह से उनका संबोधन रहेगा। क्योंकि अक्सर उत्तराखंड के वासी जब भी योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में आते हैं तो उनको सुनने के लिए बड़े लालायित यहाँ पर रहते हैं। तो अब जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके 3 दिवसीय प्रवास का जो कार्यक्रम है ये तय हो चुका है, तो ऐसे में लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं, उनको देखना चाहते हैं कि क्या कुछ वो अपने संबोधन में उत्तराखंड के लिए कहना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने से उत्तराखंड के जो मसले हैं, राजनीतिक जो मसले हैं, वो तो सुलझते हुए नजर आएंगे ही। साथ में दोनों ही राज्यों के बीच का जो आपसी पारंपरिक स्नेह है, जो व्यापार समझौते हैं, वो चीजें भी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो उत्तराखंड के सीएम से भी मुलाकात करेंगे? उनके बीच में भी दोनों राज्यों को लेकर के विशेष कुछ चर्चा रहेगी? अब है जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनका वेलकम यहाँ पर किया जाएगा। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठेंगे, तो इस दौरान ये कह सकते हैं कि अधिकारी भी दोनों ही राज्यों के जो शिष्ट अधिकारी होंगे वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो दोनों राज्यों के बीच के जो आपसी जो संबंध है वो किस प्रकार आगे और प्रकट हो सकते हैं और मजबूत कैसे हो सकते हैं। जो अभी तक के जो मसले हैं जिनको हल नहीं निकल पाया, यानी परिसंपत्तियों के बाद के भी जो कुछ ऐसे मसले हैं दोनों राज्यों के बीच अभी तक सुलझ नहीं पाए थे, उनका कैसे यहाँ पर समाधान निकाला जा सकता है, उत्तराखंड को कैसे विकसित राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से सहयोग यहाँ पर मिल सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाए। तो कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण दौरा उनका उत्तराखंड को लेकर रहने वाला है और ये इस दौरे के जो सकारात्मक जो परिणाम होंगे वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों के बीच का जो सौहार्द और प्यार होगा, जो व्यापार के जो मजबूत रिश्ते होंगे वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। अब है आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और जैसे कि संवाददाता ने बताया लोग वहां पर ललाहित हैं उनको सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देहरादून में आपको बता दें कि प्रदेश में नहीं बुझ रही जंगल की आग। लगातार इस तरह की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। विभाग के लाख दावे हैं, लाख दावों के बीच भी इनके बावजूद भी आग नहीं थम रही है। जंगलों में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीते 24 घंटे में ही अगर बात कर ले तो 53 जगह ऐसी हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो 53 जगह पर आग लगने की जो घटनाएं सामने आई हैं कम नहीं है। पिछले 24 घंटे में लगातार आग लगने की घटनाओं को दर्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 88
माफ कीजिए 1844 मामले जंगलों में वनाग्नि के सामने आ चुके हैं। बहुत से दावे हो रहे हैं कि कोशिश की जा रही है इनको नियंत्रित किया जाए, इनका समाधान ढूंढा जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति दिखा रही हैं। घटनाएं हो चुकी हैं वनाग्नि की। 2955 हेक्टेयर वन क्षेत्र को वनाग्नि से प्रभावित हो चुका है, ये भी बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 77 लाख से ज़्यादा को जो वनाग्नि से नुकसान भी हो चुका है। तो यानी कि जंगलों की जो आग है वो लगातार फैल रही है और लगातार हर दिन तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर बात है। अभय केंतुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं संवाददाता। अभय, हालांकि लगातार कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जंगल की आग की जो तस्वीरें हैं वो पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। इनको लेकर के कुछ बात कही गई है या कोई समाधान इनके लिए ढूंढा गया है? जी बिल्कुल, वन विभाग दावे बहुत सारे यहाँ पर कर रहा है कि जो जंगलों में जो आग लगी हुई है उसको नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि लगातार वनाग्नि की घटना यहाँ पर बढ़ रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर वन विभाग दूसरे मदद नहीं लेता है, जिस प्रकार से पूर्व में ली जाती थी कि सेना इनकी अर्धसैनिक बलों की मदद यहाँ पर ली जाती थी ताकि जंगलों की आग को नियंत्रित किया जा सके, अगर वो यहाँ पर नहीं लेता और मौसम भी उत्तराखंड के कह सकते हैं कि मौसम भी मेहरबान नहीं होता, अपना रंग नहीं बदलता, तो फिर सीधे तौर पर वन विभाग की जो मुश्किलें होंगी वो आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब तक ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में 53 वनाग्नि की घटना यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 15 फरवरी से लेकर अभी तक का जो फायर सीजन रहा है वर्तमान में, उसमें 1844 वनाग्नि की घटना यहाँ पर दर्ज हो चुकी है, जिसमें ये कह सकते हैं कि लगभग 3000 जो वन क्षेत्र है, 3000 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है वो यहाँ पर आग की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। और इस आग की घटनाओं के चलते ये कह सकते हैं कि विभाग को लगभग 77 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और ये वो आंकड़े हैं जो अपने आप में बयान कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में कड़ी मशक्कत के साथ वन विभाग ने जंगलों में लगी हुई आग को काबू नहीं पाया लिया, तो फिर आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो वन संपदा है वो इसी प्रकार से जलती हुई नजर आएंगी और फिर विभाग को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि वन विभाग ने दावे बहुत सारे यहाँ पर कर रहे थे, और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कई बार ऐसे कई दिन ऐसे यहाँ पर घटे हैं जिसमें तापमान बढ़ोतरी के चलते आग की जो घटनाएं थी वो लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आती। कई बार 200 से ज्यादा की घटनाएं यहाँ पर एक 24 घंटे में यहाँ पर वनाग्नि की दर्ज यहाँ पर हो चुकी है। तो ये अपने आप में चिंताजनक आंकड़े हैं जिस पर विभाग को गौर करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि किस प्रकार से उस पर काबू पाया जा सकता है। मैं इसमें सचिवालय में मौजूद हूँ और आपको बता दूं मेरे पीछे सचिवालय का मुख्य भवन है, एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य भवन, इसी के 4th फ्लोर पर इस समय कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी वनाग्नि की जो घटनाएं हो रही है उसकी एक समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल यहाँ पर मौजूद है, वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वो सब चीजों में इन सब की जो घटनाएं हो रही उस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड वनाच्छित प्रदेश यहाँ पर है। क्योंकि उत्तराखंड के कह सकते हैं 60 से ज्यादा जो एरिया है और 60% से ज्यादा जो एरिया वो वनों से आच्छादित वाला है। तो ऐसे में जंगलों की आग के पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे इस वन संपदा को जलने से बचाया जा सकता है, उसको लेकर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो संभवतः अब से कुछ देर बाद जब बैठक यहाँ पर समीक्षा बैठक खत्म होगी तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कठोर निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है, सख्त निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल, इसको लेकर के निर्णय लेना बहुत जरूरी भी है और समाधान भी जल्द से जल्द ढूंढना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आप नजर बनाए रखिए। अब है आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें शासन और महानिदेशालय के बीच में आपसी तालमेल ना होने के चलते नई जो कई योजनाएं हैं उन कई योजना अधर में लटक जाती हैं। लेकिन अब राज्य की नई जो स्वास्थ्य सचिव राधिका झा हैं, उन राधिका झा ने अधर पड़ी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा करने का दावा किया है। अमूमन आपको बता दें कि महानिदेशालय और शासन के बीच में ही योजनाओं की फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक भटकती रही, लेकिन अब उस काम करने को लेकर के अधिकारी तैयार नहीं होते हैं, जिससे लोग सरकार की योजनाओं से वंचित ही रह जाते हैं। तो स्वास्थ्य सचिव राधिका ने कहा कि अब महानिदेशालय और सचिवालय में तालमेल पूर्ण रूप से बैठाया जाएगा, जिससे कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके।
देख रहे हैं ना, डीजी साहब मेरे साथ हैं और लगातार मेरे साथ रहती हैं, तो इसलिए शासन और निदेशालय की अब कोई कमी नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं ना, डीजी साहब मेरे साथ हैं और लगातार मेरे साथ रहती हैं, तो इसलिए शासन और निदेशालय की अब कोई कमी नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं ना, डीजी साहब मेरे साथ। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम आवास पर स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ, जिसमें सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा मार्ग पर उपलब्ध जो सेवाएं हैं वो कराई गई हैं। तो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर के लोग जितने उत्साहित हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कोई भी परेशानी पेश ना आए। और उसी के साथ साथ हरी झंडी भी दिखाई गई है, स्वास्थ्य सेवाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था की प्रतीक चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। यात्रा के कुशल संचालन के लिए सभी विभागों को चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी हुई है। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा को सफल बनाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना है। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि हर अधिकारी और कर्मचारी अतिथि देवो भव की भावना के साथ में तत्परता से कार्य करे। चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में ये बहुत अच्छा काम है और सभी तन्मयता के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। आइए भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं और चारधाम यात्रा को सफल। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोविड-19 के दौरे में राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारियों को लेकर सरकार जल्द राहत देने जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पदों के सापेक्ष समायोजन किए जाने का प्रस्ताव आने वाले कैबिनेट में रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को आने वाले कैबिनेट में सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। इसका फैसला सरकार के स्तर से कर लिया गया है। तो आउटसोर्स कर्मियों को जल्द राहत मिलेगी। आने वाले कैबिनेट में इसका जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा। खाली पदों के सापेक्ष समायोजन को भी प्रस्ताव है। और जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मैंने फिर कह रहा हूं कि उन लोगों ने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत हॉस्पिटल में आज भी है। तो हम उनका समायोजन जहाँ जहाँ रिक्त जगह हैं उनको करने वाले हैं। जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सबका समायोजन हो जाएगा। हरिद्वार में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि गैर हिंदुओं का पक्ष रखने के लिए राष्ट्र के प्रभावशाली अधिवक्ता अनुचित बातें कर हिंदू धर्म संसद, हिंदू पंचायतों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। शांभवी पीठाधीश्वर और काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि हिंदू संत और अपनी संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए प्राचीन काल से धर्म संसद, हिंदू पंचायत इत्यादि का आयोजन करते रहे हैं, मगर वर्तमान समय में संवैधानिक राष्ट्र में हिंदू संरक्षण की चर्चा करना या धर्म के प्रति विचार रखना हेट स्पीच और जेनोसाइड की श्रेणी में ला दिया गया है। और इसी में प्रशासन ने 4 संतों को गिरफ्तार करके श्यामपुर थाने में लेकर बंद कर दिया है। संविधान ने हमको दिया है कि हमारी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम उसके दायरे में रह करके ही बोल रहे हैं। हमने कभी किसी के जेनोसाइड की बात नहीं की। जब हमने हरिद्वार की धर्म संसद की, उसमें हमने पूरी कोशिश की, जिसने भी कुछ खराब बोला हमने उसको बाहर करने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी कोई भी धार्मिक आयोजन कपिल सिब्बल होने नहीं दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ले जा करके पहुंच जाते हैं और हमारी गलत बात, जैसे अभी महापंचायत थी हरिद्वार में, रुड़की में, उसको उन्होंने धर्म संसद कह करके बरगलाने का काम किया, तोड़ने मरोड़ने का काम किया और ये कहा कि ये यहाँ भी हेट स्पीच दी जाएगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।